कि मुझे याद है कि खासकर जैसे दिल्ली के सीएम थे केजरीवाल जी का एक कहीं फोटो आया जी कि एक थ्री व्हीलर में जा रहे हैं जी और किसी ने कहा देखो साहब थ्री व्हीलर में जा रहा है। मेरी वाइफ भी थ्री व्हीलर में जाती है, मैं एज एमपी भी थ्री व्हीलर में जाता था, कौन सी नई बात है। क्योंकि आते ही खा के भाग जाना खेलने, तो आप लोग कहोगे ना कि फादर्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, तब तो हमारे पास ज्यादा था भी नहीं। बाप तो वो था जो डांटता था या पीटता था। सर, कोई ऐसी एक सेफ सीट भी आप चुन सकते थे जहां से आपकी जीत बिल्कुल निश्चित। तो इसके पीछे ये तो नहीं चल रहा कि सीएम के सामने सीएम फेस उतार दिया जाए। भारत सरकार और दिल्ली सरकार में कैसा सामंजस्य बिठाना है उसकी समझ जी एक बड़ी मेरे ख्याल से परिपक्व थी, मैच्योर थी। इन्होंने एक तरीके से प्रशासन को पंगु बना दिया, भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक लड़ाई कर दी। तो आपने अगर इतनी सस्ती लोकप्रियता से शुरुआत की, पीछे दिनों जब कोविड का दौर था, सरकार ने पूरा ठीकरा एक समाज पर फोड़ दिया। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ मरकज निजामुद्दीन की। बिल्कुल सामने है। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं कभी कभार अंग्रेजी पिक्चर देखता हूं, तो उसमें यह होता है कि अगर हस्बैंड रोज गुलाब का फूल लाके अपनी पत्नी को दे तो पत्नी शक करने लगती है कि इतना प्यार क्यों दिखाने लगा है, कुछ मामला गड़बड़ होगा। ये तो बिल्कुल बल्कि मुस्लिम्स के साथ हो गई। बीजेपी की राजनीति से भी घटिया राजनीति। कल तक तो आप कस्में खा रहे थे, यही नेता जो गए हैं तीन चार, मैं जानता हूं इन्होंने केजरीवाल के बारे में क्या मुझसे कहा है। वो ऑन रिकॉर्ड व्यक्तिगत भी कहा है, होगा। हाँ, ऑन रिकॉर्ड तो बड़े सभ्य तरीके से कहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसआर के शो। एसआर के शो का कारवां, जैसे कि आपको पता है, कि इस बार दिल्ली के चुनाव को कवर कर रहा है। इसी सिलसिले को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पहुंचे हैं निजामुद्दीन, एक ऐसी शख्सियत के घर पे जिसका मैं नाम ही लूंगा तो आपको लगेगा कि वाकई आज किसी ऐसे इंसान का पॉडकास्ट देखने को मिलेगा जिसको बहुत से लोग अपना आदर्श मानते हैं, या ये कह लीजिए कि उनकी सादगी, उनके काम करने के तरीके को और उनके लाइफस्टाइल को देखकर मेरे जैसा नौजवान भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, कई ज़माने से हिंदुस्तान और दिल्ली की राजनीति में अपनी भागीदारी निभाने वाले जनाब श्री संदीप दीक्षित जी। सर, दायसार के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत सारे आज राजनीतिक गलियारों की राजनीति की, जो दिल्ली में चुनाव है, इसकी बातें आज आपसे होंगी। जी लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि ये मेरा सवाल खुद का पर्सनल है, क्योंकि मैंने आपको राजनीति करते हुए देखा है जब मैं छोटा था और आज इस एज में पहुंचा हूं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है, और ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ आज अपना पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रहा हूं जिसको हमने देखकर राजनीति में आने का हमें शौक हो कि यार ये चलिए, लोग अच्छा है। इतना अच्छा कर रहे हैं तो राजनीति में हमें भी आना चाहिए। सर, पहला सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से ही रहेगा। आपके दादा गृह मंत्री रहे, जी राज्यपाल भी रहे, आपके वालिद आईएएस थे, माताजी आपकी 15 साल दिल्ली में सीएम रही, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ जो है वो बहुत सादगी वाली लाइफ है। इसके पीछे सर आपको क्या लगता है कि यही आपका लाइफस्टाइल ऐसे शुरू से ही था, या बाद में आप खुद भी 2 बार के सांसद रहे हैं? नहीं, वो क्योंकि फैमिली में ही रहा, मतलब जी देखो, पहली चीज तो मैं ये कुछ नहीं कहता हूं कि मेरी कोई सादगी की थी या कैसी थी, ये ऐसी है। तो शायद ये भी है कि जिस समय हम लोग पले बड़े हुए जी तब जीवन शैली या जीवन में रहने के तौर तरीके कुछ अलग थे। जी मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या अच्छा है क्या बुरा है, अलग अलग समय होता है। दादाजी क्योंकि गांधीवादी थे, जी तो उनका भी वही खद्दर पहनना, सादगी से जीवन जीना। और उस समय जो कम से कम आईएएस थी जी उसको उतनी ज्यादा बेनिफिट या प्रिविलेज या शायद तनख्वाहें नहीं मिलती नहीं थी मिलते जो आज का है। आज के तो दौर में। शायद इसमें यह था कि आप अगर सरकारी अधिकारी के यहाँ पैदा हुए हैं तो आप सादगी से ही जीवन बिताओगे, और फिर वो आदतें पड़ जाती हैं। जी फिर जैसे हम लोग का क्या था भाई, जैसे अभी भी मुझे याद है, स्कूल से आए जी वही यूनिफॉर्म पहने रहनी पूरे दिन, पूरे दिन घूमना। क्योंकि आते ही खा के भाग जाना खेलने। आज क्योंकि प्रेशर हो गया है पढ़ाई का और सी तमाम चीजें आ गई हैं, ट्यूशन भी आ गई है, तो मैं एक तरीके से सहानुभूति रखता हूं आज के बच्चों के लिए। लेकिन उस तरह का शायद प्रेशर हमारे ऊपर कम रहा होगा, तो भाग जाना, कभी क्रिकेट खेलने, कभी कुछ भी खेलने। अच्छा, माँ बाप जैसे आज बच्चों के ऊपर शायद ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और अच्छी बात है। मुझे नहीं मालूम है कि मेरी माँ ने कभी कुछ खास पूछा भी होगा, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पापा तो पूछते ही नहीं थे, पिताजी से तो उस तरह का हम लोगों का संवाद भी नहीं रहता था। वो एक डर वाला हाँ, माहौल रहता वो था। शायद एक जनरेशन थी। अब तो आप लोग कहोगे ना कि फादर्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, तब तो हमारे पास ज्यादा था भी नहीं। बाप तो वो था जो डांटता था या पीटता था या उसके साथ मजे करो, एक अलग था, और बाकी दिनचर्या में माँ के साथ। तो शायद इसी तरह हम लोग पले बड़े हुए, और इसलिए वो कभी कभी मैं ऐसी चीज कहना नहीं चाहता हूँ, ये बड़ी व्यक्तिगत है, लेकिन जैसे शौक, कपड़े क्या हैं वो क्या है, कोई इतना कोई खास शौक रहा नहीं। तो क्योंकि आपके विरोधियों को मैंने देखा, उनका सबसे पहला एजेंडा, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के ये बात बोलते थे
कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम वीआईपी लाइफ नहीं जिएंगे, हमारे साथ गार्ड नहीं रहेंगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, बड़ी गाड़ियां नहीं रहेंगी। लेकिन जो 30-40 दिन के अंदर जो सबसे पहला काम किया उन्होंने यही किया कि सिक्योरिटी ले ली, उसके बाद गार्ड भी आ गए हैं। सिर्फ एक कमी ये रही कि गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं थी, लेकिन उसके बाद प्रोटोकॉल पूरा वो वीआईपीज वाला वो जीते रहे। जी। देखिए, उसमें ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने इस बात को पढ़ा, ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से पढ़ा कि कभी-कभी इस तरीके का दिखावा जो है जनता में महत्वपूर्ण होता है जी। और जनता इससे प्रभावित होती है। मैं इसको कोई सिनिकली नहीं कह रहा हूं, लेकिन है एक सामान्य जन में जब कभी वो राजनेता के या किसी के उनके अंदर में आक्रोश आता है तो सबसे पहले उनकी जीवन शैली में उनकी प्रिविलेजेस के ऊपर आता है। जी। वो प्रिविलेज या उनकी जीवन शैली भले ही उनकी अपनी ही हो, भाई अच्छे घर से आए हों, कमाते हों, बिजनेस हो, तो जिस तरह जीते हैं वो उनका है। लेकिन एक सामान्य होता है कि मैं अगर स्थिति से नाराज हूं तो मैं नेता से नाराज हूं, जी। तो नेता की जिंदगी से, उसके तौर तरीके से। तो शायद इन लोगों को लगा कि ये एक अच्छी चीज है कुरेदने की। और एक और बात हो जाती है कि अगर आप में उस तरीके की मैं अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मॉरल इंटेग्रिटी नहीं है, जी। तो आप ज्यादा आसानी से वो बातें कह पाते हो जो व्यवहारिक में सत्य नहीं है। इसलिए आपने आपने सेलिब्रेट किया सादगी को, अपने सरलता को, आम आदमी को, एक छोटी गाड़ी में घूमने को। ठीक लेकिन है। बाद में उनको धीरे धीरे लगा कि इसके साथ चल के राजनीति नहीं हो सकती। अब जैसे कि मुझे याद है कि खासकर जैसे दिल्ली के सीएम थे केजरीवाल जी का, एक कहीं फोटो आया जी। कि एक 3 व्हीलर में जा रहे हैं जी। और किसी ने कहा देखो साहब 3 व्हीलर में जा रहा है। मेरी वाइफ भी 3 व्हीलर में जाती है, मैं एज एमपी भी 3 व्हीलर में जाता था, कौन सी नई बात है। तो लेकिन इसको दिखाना, भाई आप रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे, आप 3 व्हीलर में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो। मेरे पिताजी जब जॉइंट सेक्रेटरी थे बैंकिंग, और जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेन ट्रेड, तो हमारे पास वो होता था चेतक का सुपर। तो क्या कोई ये थोड़ी है कि कोई उसको फोटो खींच के दिखा देनी। तो मुझे लगता है ये शायद इन लोगों के मन में रहा कि हम हर वो हथकंडा अपनाएं जिसमें लोगों के दिल में भले हमारी असली तस्वीर वो ना हो, Exactly. हम कोई दूसरी तस्वीर उनके सामने दें। सर, दिल्ली में आपने जो सीट आपके लिए जिसमें नाम आपका आया है, नई दिल्ली सीट का आया है, सर ये आपकी चॉइस थी या संगठन की तरफ से आपको प्रेशर किया गया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी एक सेफ सीट भी आप चुन सकते थे जहां से आपकी जीत बिल्कुल निश्चिंत हो। नहीं, देखिए दिल्ली में जो कांग्रेस की स्थिति है, कोई सीट सेफ नहीं है, हर सीट लड़ने वाली है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिसमें हमारा बहुत अच्छा चांस है। और क्योंकि मैं सांसद रहा हूं पूर्वी दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट का भी एक समय हिस्सा था, तो नेचुरल बात ये थी कि वहीं कोई ना कोई सीट चुनेंगे। वहां मैं कार्यकर्ताओं को जानता हूं, लोगों को जानता हूं। लेकिन जितना मैं वहां लोगों को, कार्यकर्ताओं को जानता हूं, नई दिल्ली को भी जानता हूं, क्योंकि माताजी को 2 बार यहां चुनाव लड़ाया, 1998 में और 2003 में। उसके बाद सांसद बन गया, तो बाद के 2 चुनाव में मेरा व्यक्तिगत रोल कम रहा, क्योंकि और लोगों ने उसको मैनेज किया। तो ये सीट अनजान नहीं है। एक तरीके से यहाँ के बहुत से ऑलमोस्ट समझ लीजिए 60-70% कार्यकर्ताओं को तो नाम से नहीं भी तो चेहरे से जानता हूं, कौन कहां है। तो एक आत्मीयता, एक संबंध तो था ही। तो शायद पार्टी को लगा होगा कि शीला जी की सीट है, अभी खाली है, इसमें कोई ना कोई व्यक्ति आना चाहिए, क्योंकि मैं 2 बार सांसद रहा हूं और इतना मुझे देखिए संतोष है कि 5-10 साल मैंने काम तो किया। मैं एक बोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे था कि नहीं, इस दिल्ली में कम से कम काम तो हमने किया था। तो शायद पार्टी को लगा होगा कि एक पॉजिटिव इमेज है, लड़ा दो, अच्छा रहेगा। वैसे पार्टी की इंटरनल चीज है, हम पूछ नहीं सकते। इसके पीछे ये तो नहीं चल रहा कि सीएम के सामने सीएम फेस उतार दिया जाए? ना नहीं, देखिए ये तो होता है। कांग्रेस पार्टी के पास अभी कोई सीएम फेस मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। देखो ऐसा होता है कि जब सीएम सामने लड़ता है कहीं भी, तो या तो कोई वहां का प्राकृतिक नैसर्गिक लीडर हो जो अच्छा हो, स्ट्रांग हो, नहीं तो नॉर्मली ये प्रथा होती है कि स्ट्रांग कैंडिडेट्स के सामने आप कम से कम पार्टी में जो नोन फेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं स्ट्रांग हूं, पार्टी में कोई बहुत बड़ा नेता हूं, लेकिन पार्टी के जो पहचाने चेहरे हैं उनको लड़ाओ तो एक बेहतर लड़ाई लड़ी जाती है, अच्छी लड़ाई। और क्या होता है, देखो सीधी बात है, अगर मेरे को 2 कैंडिडेट्स के बीच में आकलन करना है तो अच्छा हो या बुरा हो, अगर कोई बड़ा नाम होता है तो एक स्वाभाविक होता है कि चलो यार इसको दे देते। तो अगर दोनों तरफ नाम पहचाने हुए होते हैं तो वो एक एडवांटेज जो एक कैंडिडेट को मिल सकता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर हम जैसे अगर आप अभी बात करेंगे तो भाई आप न्यू दिल्ली में कैसे विधायक रहे, सीएम की तरह आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, हम सीधे सीधे उस पर किसी से सवाल कर सकते हैं। सर, दिल्ली के साथ आपकी सरकार जाने के बाद सबसे बड़ा फ्रॉड जो आपकी नजर में लगता है कि ये हुआ है? देखो फ्रॉड्स तो एक तो जनता पे बहुत हुए, फ्रॉड कह लीजिए या झूठ बोल दीजिए कि ये सबसे बड़ा झूठ था
जो दिल्ली को सबसे सपना बड़ा था। झूठ था कि हम काम करेंगे, दिल्ली बदलेंगे। जी सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि हमें भी मालूम था कि जिस तरीके की दिल्ली शीला जी ने बदली थी, जी। वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, बहुत अलग परिवर्तन था। ये चीज उसने उन्होंने बाद में खुद भी मानी। हाँ, उसने प्रशासन की समझ एक अलग तरीके की थी। भारत सरकार और दिल्ली सरकार में एक ऐसा सामंजस्य बिठाना, उसकी समझ जी एक बड़ी, मेरे ख्याल से परिपक्व थी, मैच्योर थी। उस समय कोई झगड़े नहीं होते थे। दिल्ली का जो संवैधानिक ढांचा था, जी उसको मानते हुए, ये कहते हुए कि हमें और अधिकार चाहिए, फिर भी उन सीमाओं के अंदर काम करने की क्षमता थी। तो मुझे लगता है कि एक क्षमताओं को समझना, जनता ने जो वोट दिया है उसका सम्मान करना, और बिना किसी बेकार के ड्रामा और नाटक के अपना काम करते रहना, जो 5 साल मौका मिला है, उसमें जो इन्होंने फरेब किया है, जी वो मुझे लगता है सबसे बड़ा सबसे धोखा। बड़ा। ठीक है, हमारे भ्रष्टाचार के बारे में 100 झूठ बोले, चलो ठीक है, वो हम उनसे दो दो हाथ कर लेंगे, उसमें मीडिया का भी रोल था। बहुत ज्यादा। उसने हमारी बात कभी सुनी नहीं, केवल उनकी बात सुनी, एक तरफा रहा इनकी। और जैसे आपने कहा, मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, ऐसा करूंगा, वो सब अलग है। मैं खुद ही कहने लगा कि मैं बहुत कट्टर ईमानदार हूं, चलो वो बातें अलग है, वो पॉलिटिकल है। जी लेकिन जो दिल्ली के प्रशासन में आकर इन्होंने एक तरीके से प्रशासन को पंगु बना दिया, अधिकारियों को एकदम अपने से अलग कर दिया, दिल्ली भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक लड़ाई कर दी, वो गैप ये जो 3-4 चीजें उसने की हैं, ये दिल्ली का लिए सबसे बड़ा धोखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो काम ना होने की वजह ये भी रही है कि अधिकारियों में और सरकार में इतने मतभेद हो गए थे कि सरकार ने सबको बोला कि सब चोर हैं हमें छोड़कर। तो ये भी है। देखो, एक इससे शुरुआत भी आपने की ना, ये बहुत आसान होता है सब पे उंगली उठाना, सब पर सबको कह देना चोर है, और किसी चीज की सीमाओं के परे चले जाना। जी भाई, आपको याद है एक बार ये कहता था मेरा नेता चोर है, हर आदमी को चोर बता देना। तो आपने अगर इतनी सस्ती लोकप्रियता से शुरुआत की, तो उसमें आप पीछे नहीं जा सकते थे। और फिर मैं, देखो, मैं इस समय उंगली नहीं उठा रहा हूं किसी पर मैं एक बार मानता हूं कि जो रोज सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होने की बात करता है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है। सामान्यतः जो सीधा ऑनेस्ट व्यक्ति होगा, वो कभी रोज सवेरे जो है, कभी कभी आपने देखा होगा, मैं कभी कभार अंग्रेजी पिक्चर देखता हूं, तो उसमें यह होता है कि अगर हस्बैंड रोज गुलाब का फूल लाके अपनी पत्नी को दे, तो पत्नी शक करने लगती है कि इतना प्यार क्यों दिखाने लगा है, कुछ मामला गड़बड़ होगा। तो ये वही होती है कहानी। एग्जैक्टली। सर, गठबंधन की बात जब भी दिल्ली में होती है, आपकी बाइट रेगुलर आती है, फर्स्ट टाइम बिल्कुल क्लियर रहता है कि अरविंद केजरीवाल से तो कम से कम गठबंधन नहीं होना। जी जी सर, उसकी क्या वजह? क्योंकि इंडिया गठबंधन हुआ। हाँ, देश नहीं में देखिए साहब, सब मेरा यह है कि मैं मूल से उससे कि इनसे गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब गठबंधन हुआ तो गठबंधन का मैंने समर्थन भी किया, और दोनों के मैं आपको तर्क देता हूं, आपको सही लगे तो कहिएगा, नहीं लगे तो आप उसमें मुझसे सवाल करिएगा। देखिए, क्या था कि जब हम लोकसभा में आए, तो हम लोगों का ये कहना था पिछले 10 साल में मोदी का राज देख के, कि मोदी की सरकार और बीजेपी की सरकार की जो नीतियां हैं, वो देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है। और हम लोगों का ये मानना था, कोई माने न माने, हम लोगों का एक पार्टी के रूप में, एक नागरिक के रूप में मानना था कि मोदी की सरकार को हराना देश के हित के लिए बहुत जरूरी है। जब आप इस तरीके की कोई, मैं लड़ाई नहीं कहूंगा भाई, इस तरीके की एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जाते हैं, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आपकी पूरी फौज जो है, जितनी बड़ी हो सके, विशाल हो सके, ताकतवर हो सके, उसको इकट्ठा करें। पार्लियामेंट का जहां तक हिसाब किताब है, हमारा और आम आदमी का बहुत सा वोटर कॉमन है, जो क्योंकि हमारे को या आम आदमी को इसलिए भी देता है क्योंकि वो बीजेपी को पसंद नहीं करता। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, असेंबली की नहीं। तो हम क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, हम अपने वोटर को विवश कर दें कि वो एंटी बीजेपी की जगह हम दोनों के बीच में चूज करे, ये लगता है एक तरीके से अनफेयर होता हमारे कॉमन वोटर को। ठीक है। और उसमें एक और चीज हुई, पहले अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा प्रो बीजेपी बोला करते थे, आपको याद होगा इनका नारा था, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। उस सबसे उससे हट गए, इनको लगा होगा कि शायद नहीं, मोदी उतना अच्छा नहीं है जितना ये चाहते थे, तो इन्होंने अपनी भाषा बदली। जो राहुल जी आलोचना करते थे सरकार की, उसमें इन्होंने स्वर के स्वर मिलाए। तो हमारा हुआ कि भाई ठीक है, इस युद्ध में जो साथ है वो हमारे साथ आ जाए। भाई, जैसे होता है आईपीएल में हम किसी खिलाड़ी के साथ खेलते हैं, नेशनल लेवल पे शायद अलग खेलते हैं, बहुत से ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इंडियन प्लेयर के साथ आईपीएल में साथ खेलते हैं। जब हम स्टेट लेवल पर आते हैं, तो मेरा विश्लेषण यही है, जो कांग्रेस पार्टी का भी दिल्ली का है, कि जिस तरीके से मोदी ने दिल्ली बर्बाद की है, उसी तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद की है। तो एक पार्टी का लक्ष्य तो होता है सत्ता प्राप्ति, लेकिन उसके अलावा एक जनहित का भी लक्ष्य होता है। तो जो हमारा लक्ष्य था, इस देश को हमारी सोच समझ से किस तरह से चलना चाहिए, मोदी ने उसको तोड़ा है, उसी तरीके से इसने दिल्ली तोड़ी। इसलिए हमारा ये था कि वहां गठबंधन जायज है, यहां गठबंधन ना जायज है।
तो सर इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो इस बार चुनाव में देखी जा रही है, जो 12 साल अरविंद केजरीवाल को सत्ता में आए हुए हैं, इस बार बड़ी स्पीड से उन्होंने अपने विधायकों के टिकट काटे। 13-14 मौजूदा विधायक के टिकट कट चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने की तो ये रही कि मनीष सिसोदिया जी को भी सीट अपनी छोड़कर जाना पड़ा। एक अब तरह से टिकट तो कटी गई ना। हाँ, अब वो ये तर्क दे रहे हैं कि मैंने पार्टी के आए हुए नए लोगों को जगह दी है, मैं पार्टी जो कह रही है मैं कहीं और लड़ लूंगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस सीट पे उन्होंने काम नहीं किया था इसलिए वो सीट छोड़कर जा रहे वो तो स्वाभाविक है। देखिए ऐसा है, हम भी राजनीति में रहे हैं, लोग चेंज, देखिए दो कारणों से सीट चेंज होती है। जी। या तो आपकी हालत खराब है है ना, या कोई जातीय या स्थानीय या मुद्दे की परिस्थिति ऐसी बन गई कि किसी को कहीं और से लड़ने के लिए जरूरी है। वो तो ऐसा कुछ था नहीं मनीष सिसोदिया के केस में। और जो अभी खबर है कि 30 से 32 विधायक बदले जाएंगे, 15-16 बदल ही गए हैं, 14 तो तकरीबन हाँ बदल गए हैं। ये इस बात को दिखाता है कि इनके अपने आकलन के हिसाब से इतने तो ये हार ही रहे हैं। ठीक है, मैं इससे जो बात पढ़ता हूं मेरा यह कि आम आदमी पार्टी के चुनाव में कभी विधायक नहीं चुना जाता, वो हमेशा केजरीवाल को। ये एक बाइट भी है उनकी, मैं एक बाइट लाया हूं। अरविंद जी ने ये ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे एमएलए ने काम नहीं किया। एक्सेप्ट किया उन्होंने कि आपको उनको वोट नहीं देना, आपको वोट मुझे देना। नहीं, पर ये पहले भी था जी। 15 में भी उनके खैर कुछ ही महीने के विधायक थे, 19 में 20 में भी यही हाल था, 25 में भी यही हाल होगा। लेकिन एक चीज भूल जा रहे हैं केजरीवाल कि इनके यहां जो वोट पड़ता है वो विधायक को नहीं पड़ता। तो एंटी इनकम्बेंसी इनके यहां विधायक की नहीं है, इनकी एंटी इनकम्बेंसी जो सर्वे में आई होगी वो सरकार की है। तो ये किसी भी चेहरे को बदल लें, जो सीट ये हार रहे हैं वो हारेंगे। सर जब आपकी वालदा माता जी दिल्ली की सीएम थी, तो सीएम का बेटे होने के नाते आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती थी? क्या आपकी पर्सनल लाइफ इससे डिस्टर्ब होती थी कि यार दिल्ली की जिम्मेदारी है? जैसे एक आम इंसान सोचता है कि मैं कभी भी घर से निकल जाऊं, कभी भी घूम लूं, तो वो कुछ बंदिशें नहीं नहीं, दो, मैं उसको पहले तो राजनीतिक बंदिशों की बात करूंगा। राजनीतिक बंदिशों में क्या था कि मैं जैसे मेरा अपने एमएलए के साथ संबंध, ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ संबंध, पार्टी के साथ संबंध, उसमें हमेशा दिल्ली सीएम और उनके विधायकों से संबंध सामने आते थे। तो मैं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से संबंध बना पाऊं, अपने जैसे होता है ना कि भाई मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हों, मेरे लोगों को कॉर्पोरेशन में टिकट मिले, वो मैं एक हद से ज्यादा नहीं कर पाता था। क्योंकि मेरा यह था कि भाई ये जितने विधायक हैं ये मैडम के समर्थक हैं, मैडम के साथ रहेंगे, मैं ऊपर से आया हूं तो मुझे एक थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। हाँ, और वो मैंने रखा भी। आप विधायकों से भी पूछिए, औरों से, मैंने कभी इलाके में इंटरफियर नहीं किया। लेकिन उससे ये जरूर हो जाता है कि जो पकड़ एक सामान्य विधायक की या सांसद की कार्यकर्ताओं में बन सकती है, वो मेरी उस मामले में कम थी। व्यक्तिगत रूप में क्या था, लेकिन यार उसको एमपी के रूप में कही तो ऑब्वियसली लोगों की आकांक्षाएं भी ज्यादा थी, भाई आप सीएम के हैं, आप ज्यादा काम करा पाएंगे। लेकिन उसमें हम मुझे नहीं, सारे सांसदों को, विधायकों को ये फायदा मिला कि दिल्ली में काम ही इतने हुए कि जो हमारे इलाके थे जहां पे, जैसे लोग बहुत कहते थे साहब ईस्ट दिल्ली में बहुत काम हुआ, वो इसलिए भी ज्यादा काम हुआ क्योंकि बाकी दिल्ली के बनस्पत ईस्ट दिल्ली उतनी डेवलप्ड ही नहीं थी भाई। भाई नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, इवन आउटर दिल्ली, ये काफी वेल डेवलप्ड एरिया बन गए थे, नए नए एरिया बने थे। पुरानी ईस्ट दिल्ली पहले से भी काफी बुरी हालत में थी। तो काम तो स्वाभाविक है वहां होना था, और उसका आशीर्वाद हम सबको मिला। एग्जैक्टली। सर एक पीछे दिनों जब कोविड का दौर था तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस सबके सामने आया, देखा गया। लेकिन पार्टी ने, सरकार ने, मैं कहूंगा पार्टी तो नहीं कहूंगा, सरकार ने पूरा ठीकरा एक समाज पर फोड़ दिया। क्योंकि आपका आवास भी उसी एरिया में आता है जिस एरिया पे ये सारा ठीकरा फोड़ा गया। मैं बात कर रहा हूँ मरकज निजामुद्दीन की, बिल्कुल सामने है जी, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर। तो इसमें सर आपको क्या लगता है कि ये तो वही बीजेपी वाली राजनीति? नहीं, ये तो बिल्कुल, बल्कि बीजेपी की राजनीति से भी घटिया राजनीति है। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उस टाइम पे वो जब कोविड के केसेस गिना रहे थे तो कह रहे थे 400 लोग दिल्ली वाले हैं, मरकज के अलग है, जिससे बहुत लोग हर्ट हुए। आपको याद होगा इससे कोरोना जिहाद वाला शब्द भी निकल कर आया। और मैं ये बीजेपी की राजनीति से ज्यादा घटिया इसलिए कहूंगा कि बीजेपी की तो ये कही हुई राजनीति है, हम ऐसे हैं भाई, आप कहते हैं ठीक है हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही काम करेंगे। एग्जैक्टली। चलो भाई हमको वो नहीं पसंद है, लेकिन कम से कम वो आदमी ऑनेस्ट तो है, वो कहता रहा कि देखो मैं यही करता हूं, हमें तो नहीं चाहिए। हाँ, भले इनका प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, उनके फुट सोल्जर्स वही कहते हैं, वही करते हैं। आप तो ये नहीं कहते थे ना, आप तो हितैषी बनते थे ना, आप तो अपने आप को सेक्युलर लीडर कहते थे ना, और आप तो कहते थे कि सेक्युलरिज्म के लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और दिल्ली का, हिंदुस्तान का बहुत सा सेक्युलर वोट आपको पड़ा इसलिए है क्योंकि आप सेक्युलरिज्म के भी योद्धा माने जाते थे। बिल्कुल। तो वो ट्रस्ट को जो आपने ब्रेक किया है, इसलिए मुझे लगता है इनका दोष बीजेपी से भी कहीं ज्यादा है।
एक सिर्फ पर्टिकुलर सीट की अगर मैं बात करूं, नई दिल्ली सीट की, हम्म। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिसमें आप लोगों के सामने रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी नाकामी ये थी? देखिए, मैं एक आध चीज तो मुद्दे नहीं रख पाएंगे। पहली जी। चीज है कि इनका बिल्कुल संबंध नहीं रहा नई लोगों दिल्ली के सीट से, बिल्कुल भी एज अ विधायक, और ना कोई जो मैं सुन रहा हूं अभी ये जी। कुछ काम कर पाए, क्योंकि देखिए नई दिल्ली में बहुत काम हो जाते हैं। मैडम भी रही, एनडीएमसी जो है के पास अच्छा पैसा है, एनडीएमसी काम करवा पाती है, एनडीएमसी में बहुत अधिकारी हैं। शीला जी भी चेयरमैन थी, एज जी। सीएम ये भी थे। ये तो मीटिंग ही नहीं जा पाते थे, इनका झगड़ा होता रहता था, काम ही नहीं करा पाते थे। तो उसमें तो एक तो काम कराने में बिल्कुल ये नाकाम रहे, जीरो तो रहे। एक इस चीज पर हम इनको, और दूसरा इनका कोई संबंध नहीं रहा, ना आते हैं ना जाते हैं ना वहां बैठते हैं। दूसरी चीज ये है कि एज अ सीएम, क्योंकि ये सीएम भी हैं, तो सीएम के लिए भी आकलन किया जाएगा। तो सीएम की जितनी भी इनकी नाकामियां हैं, कुछ तो मैंने आपको प्रथम अभी बताइए। उसमें गिनवाई है कि दिल्ली का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, जी। उस पर भी हम यहां इनसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछेंगे। एक आपकी बाइट अभी इन दिनों में ही वायरल है, बहुत ज्यादा वायरल है, तकरीबन कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के सभी ग्रुप्स में और सोशल मीडिया हैंडल पे वो चल भी रही है, लोग शेयर भी कर रहे मुझे भी बताओ कौन सी है, मुझे पता नहीं है। हैं। आपने उसमें ये बोला है कि दिल्ली में सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। हाँ जी जी। इसके बहुत सारे सर कयास लगा रहे हैं लोग राजनीतिक गलियारों में कि आपके बिना कैसे नहीं बनेगी, क्या आपसे सपोर्ट मांगा जाएगा, या आपने पहले ही कह दिया कि हमारी सरकार तो बन ही नहीं रही है लेकिन हम उस नहीं स्थिति में होंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा या तो हमारी, मैंने ये जो कहा एक कि छोटी सी बाइट है उसके हमारे, हाँ, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। जी। इसका मेरा ये कहना है कि अगर हमें अपने में अगर हमें बहुमत आ गया तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल। और अगर हमें बहुमत नहीं आया तो हमारे पास इतनी सीटें होंगी कि किसी को या तो हमें समर्थन देना पड़ेगा। ओके। इसलिए मैंने कहा हमारे बिना नहीं बन सकती है। और मैंने जान के इसलिए कहता हूं कि देखिए, मैं कभी भी बहुत ज्यादा और नेताओं की तरह नहीं हूं कि खुल के कहूं कि हमारी 70 सीटें आ जाएंगी, 100 सीटें आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा विनम्रता से इस बात को कहता हूं, क्योंकि पब्लिक के सामने उनके वोट का कि हाथ को आप ही को मिलेगा, वो अहंकार किसी नेता को नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हमारे बिना नहीं बनेगी। मेरा तो ये उम्मीद ये है, और मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है हम लोग को अपने में ही बहुमत मिल जाए। जो स्थिति से बन रही, अगर हमने इस स्थिति को ले गए चुनाव तक और लोगों के बीच में जगह करती, तो कांग्रेस के बहुत अच्छे चांस है। बाकी जनता के ऊपर है, वो किसको चुनती है किसको नहीं चुनती है वो है, लेकिन इसीलिए मैंने ये बात कही थी, और आज भी मैं आपसे कहूंगा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। एक दो सवाल आखिरी में, उसके बाद हम अपने इस बात को अंत करेंगे। जो विधायक या जो पार्टी के नेता आपके आम कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है, या कोई ऐसी उनको देखिए, ठीक है वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया है, 4 बार के 5 बार के हाँ एमएलए? हाँ, देखो क्या हो जाता है कि आप सत्ता में आते हैं, ठीक है, आप राजनीति में आते हैं सत्ता के लिए भी, लेकिन उसमें एक सेवा भाव भी होती है, और एक एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, तभी आप एक पार्टी को चुनते हैं ना। नहीं तो हर आदमी रूलिंग पार्टी के साथ ही हो जाए ना। जी। अगर केवल सत्ता के लिए जाना है तो हर आदमी बीजेपी में चला जाए, हर आदमी आप में चला जाए, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं। एक सोच समझ होती है, वो आइडियोलॉजी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो आपको आपकी प्राथमिकताएं बताती हैं, समाज में क्या मैसेज देने हैं, सरकार को किसके लिए चलाना, नीतियां किन के लिए पहले होनी चाहिए, पैसा कहां खर्च होना चाहिए, पूंजीवाद में और समाजवाद के बीच में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, सड़क, अस्पताल और लोगों को रहम करने के बीच में किस तरह कहां बैलेंस होना चाहिए। आइडियोलॉजी आपको चीजें बताती है और दिशा दिखाती है। देखिए, राजनीति केवल नाली खड़ंजा और सड़क बनाना नहीं है, बहुत सी और चीजें भी उसमें है। तो अब मुझे लगने लगता है कि इनमें से ये ज्यादा लोग राजनीति को व्यवसाय मानते हैं। जी। जैसे आप हो, चलिए आपका अपना चैनल है, ठीक है, समझ लो आप किसी एक एक्स चैनल में होते हैं, जी। ठीक है, आप एक्स चैनल में हो, जर्नलिज्म कर रहे हो, वाई चैनल ने आपको दुगनी तनख्वाह दी, आप वहां चले गए, क्योंकि आपके लिए व्यवसाय है, व्यवसाय। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फिल्मों में ये फिल्म की, दूसरी फिल्म की, पर राजनीति केवल व्यवसाय है क्या? तो इन लोगों ने उसका व्यवसायीकरण किया है कि कांग्रेस में अगर मैं विधायक नहीं बन पा रहा हूं तो आप में बन जाऊं, आप में नहीं बन पा रहा हूं तो बीजेपी में बन जाऊं। और मैं तो ये समझता हूं कि इनमें कुछ लोग हैं, ठीक है, जैसे एक आध हमारे माइनॉरिटी के लीडर गए हैं, वो केवल बीजेपी में सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि माइनॉरिटी का वोट नहीं पड़ेगा। ये तो मुझे तो लगता है कि उनकी इतनी अनैतिकता की हालत है कि कहो बीजेपी में भी चले जाते अगर वहां जीत रहे होते। तो जो इतना पार्टी छोड़ के चला जाता है, खासकर जिसको मौके मिले हैं, जी। चलो मैं समझ सकता हूं मौके नहीं मिले, हताश हो गए, या जेन्युइनली आपका दिल बदला है, आपको लगता है कि कांग्रेस ने बहुत खराब काम किया था, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप चले जाते। कल तक तो आप कस्में खा रहे थे। यही नेता जो गए हैं 3-4, मैं जानता हूं इन्होंने केजरीवाल के बारे में क्या मुझसे कहा है, वो व्यक्तिगत कहा है, हाँ, और
ऑन रिकॉर्ड तो बड़े सभ्य तरीके से कहा है। आपको मालूम है दिल्ली की बड़ी रंगीन भाषा होती है, उस रंगीन भाषाओं में भी अति रंगीन इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं। तब मुझे जो है वो लगता है, मैं इनसे कहूंगा ठीक है आपको शुभकामनाएं, लेकिन इतना यह है कि आपके लिए जो मेरे मन में सम्मान था वो अब सम्मान नहीं रहा। आप नेता बन जाओगे, लेकिन जिसको कहते हैं यू कैन बी, आप प्रतिनिधि बन जाओगे, सॉरी नेता भी ना कहो, आप प्रतिनिधि बन जाओगे, अब आप नेता नहीं रहोगे कभी जिंदगी में। एक आखिरी सवाल, उसके बाद इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये कह सकते हैं, मैंने ये पहले भी पूछा था तो वो सवाल थोड़ा बीच में रह गया, कि दिल्ली में सीएम फेस संदीप दीक्षित जी? नहीं नहीं, देखो ये कांग्रेस की बहुत कम प्रथा रही है, या तो हमारा कोई सिटिंग सीएम हो तो हम लोग एक इनडायरेक्टली इंडिकेट कर देते हैं, या कहीं का बात बिल्कुल एक छत्र का नेता होता है, जैसे हरियाणा में हुड्डा जी का था, या कहीं और जगह पे सिद्धरामैया जी का था कर्नाटक में, या रेवंत जी का था तेलंगाना में, कि उन्होंने सींचा पार्टी को 4 5 7 साल, और इसलिए उनका चेहरा सबसे प्रमुख नेता के रूप में था। ऐसी मेरी कोई हैसियत नहीं है कांग्रेस में। हाँ, मैं नॉन चेहरा हूं, भाई सांसद रहा हूं, बहुत से हमारे सीनियर लोग अब रिटायर हो गए हैं, या मतलब हमारे साथ बीच में नहीं है, तो अब अगर आप कहेंगे कि 2 4 5 सीनियर लीडर हैं तो उसमें चलो मैं कह सकता हूं सीनियरिटी है, बड़ा लीडर हूं मैं, अभी भी नहीं कह रहा। तो इसलिए हमको यहां भेजा गया है, लेकिन ना हमारी ये आदत रही है कोई सीएम फेस देने की। और मैं कारण आपको बताता हूं, देखिए कांग्रेस को अगर आपने देखा होगा, हमारा कोई काडर नहीं है, हम ना ही उस तरीके से लोगों को चुनकर करते हैं। हमारे यहां जो नेचुरल लीडरशिप है वो बहुत आती है, क्योंकि नेचुरल लीडरशिप आती है इसलिए हमारे यहां लीडरशिप ज्यादा तादाद में मिलती है। आप देखिएगा सब पार्टियां, आज सांसद भी मैंने सुना है, कोई बता रहा था कि पिछली बार जब 300 सांसद थे बीजेपी के, तो उसमें शायद 100 सवा 100 एक्स कांग्रेसी थे। आप देखो आम आदमी पार्टी भी जब लोगों को ले जा रही है तो हमारे विधायकों को ले जा रही है, क्योंकि हमारे यहां लीडरशिप पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। किसी कारण से लोग कम वोट हमें दे रहे हैं, हम लोगों को उतना नहीं पसंद कर रहे हैं। समय आएगा, समय बदलेगा, फिर हम लोग वापस उस स्थिति पे पहुंचेंगे। लेकिन जब अच्छे लीडर्स की बात आती है तो कांग्रेस की बात आती है। इसलिए आप समझिएगा हर जगह ये कहा जाता है कि सरकार तो कांग्रेस ही चलाती है, कांग्रेसियों को ही चलाना आता है। तो इसलिए मुझे लगता है हमारे यहाँ ये जो लीडरशिप ज्यादा है, इस कारण से हमारे यहाँ क्योंकि चेहरे भी ज्यादा होते हैं, हम थोड़ा सा परहेज करते हैं चेहरों को अनाउंस करने में। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये थे संदीप दीक्षित जी, जाने माने चेहरे दिल्ली के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये गुफ्तगू मेरी इनके साथ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वार्तालाप अच्छी लगी तो हमें प्यार देना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए आप बने रहिए द एसआर के शो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।